आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं मनीष अवस्थी, आपका अपना सबसे पसंदीदा शो। आज हम बात करेंगे उन्नाव की उस बेटी की जिसे हमने शक्ति का नाम दिया है। शक्ति केस में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 20 अज्ञात के नाम मामला दर्ज भी कर लिया गया है। 10 लोगों में एक नाम योगी सरकार में मंत्री के दामाद अरुण सिंह का भी है। सवाल ये, क्या अब तक कुलदीप सेंगर को बचाने वाला वो सरकारी दामाद तो नहीं? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कि आखिर कौन कौन है जिम्मेदार। एक एक करके देख लीजिए उन्नाव की शक्ति के कसूरवारों को। बीजेपी विधायक जिस पर रेप का आरोप है, बीजेपी विधायक की मदद करने वाला यूपी सरकार का मंत्री, केस में लापरवाही के लिए जिम्मेदार यूपी पुलिस और वो सरकारी अफसर जिन्होंने शक्ति की फरियाद अनसुनी कर दी। उन्नाव की वो बहादुर बेटी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रही है और इधर उसकी हिम्मत की बदौलत केस में अब इंसाफ की राह मिलती दिख रही है, क्योंकि केस जिन्होंने शक्ति की फरियाद अनसुनी कर दी। उन्नाव की वो बहादुर बेटी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रही है और इधर उसकी हिम्मत की बदौलत केस में अब इंसाफ की राह मिलती दिख रही है, क्योंकि केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद कुलदीप सेंगर पर शिकंजा कसता जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक जो तथ्य सामने आते हैं उससे साफ लगता है कि खादी और खाकी के कॉकटेल ने इंसाफ की राह में खूब रोड़ा अटकाया, जिसमें सबसे पहला नाम कुलदीप सेंगर का है, जिसने इस खेल को रचा। 2 साल पहले बीजेपी विधायक पर शक्ति ने रेप का केस दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने इस केस में काफी देरी की। बताया जा रहा है सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी ही जासूसी करते थे। रेप पीड़िता ने 33 बार इस केस में कार्रवाई के लिए फरियाद की, लेकिन सरकारी अफसरों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, वो है योगी सरकार में कृषि मंत्री के दामाद। आखिर उसका रोल क्या था, ये जांच की जा रही है। अब इस मामले पर 2 साल बाद संसद जागी और पिछले 2 दिन से रोज सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। आखिर कुलदीप सिंह सेंगर पर सरकार क्यों मेहरबान रही, उस पर केस दर्ज होने में भी देरी क्यों की गई? सर, उन्नाव की जो घटना घटी है, इस विषय की इस संदर्भ में इस संदर्भ में हम लोग कल ये सदन में ये गुहार लगाई, ये मांग की थी कि गृह मंत्री सदन में आए और अपने बयान पेश करे, लेकिन माननीय सदस्य हमें हताश होने पर अभी पीड़ितों की इल्जाम है कि जहां सीबीआई की जांच हो रही है, पीड़ितों के ऊपर धमकाने, उनका डराने की कोशिश जारी है और यहाँ तक पीड़ितों ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को जाकर ये न्याय मांगने गए हैं। जब सीबीआई की छानबीन हो रही है तो इसे कैसे हिम्मत हो सकते कि अभियुक्तों ने ये पीड़ितों को धमकाने की, डराने की और उनमें जेल में भराने की धमकी दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर पर रेप का केस पहले से दर्ज है और अब सीबीआई ने हत्या की साजिश में केस दर्ज किया है, यानी कुलदीप सेंगर का खेल अब खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल और भी है, आखिर वो 10 लोग कौन हैं और कुलदीप सेंगर को योगी सरकार से कौन संरक्षण देकर बचाता रहा? सीबीआई की एफआईआर में एक नाम दामाद का भी है। सवाल ये उठता है, आखिर ये सरकारी दामाद कौन है? योगी सरकार में कृषि मंत्री रणवेंद्र का दामाद है। रणवेंद्र सिंह के दामाद का नाम अरुण सिंह है। आखिर अरुण सिंह और कुलदीप सेंगर में क्या रिश्ता है? उन्नाव कांड एफआईआर में विधायक कुलदीप सेंगर के साथ अरुण सिंह का नाम सामने आने से ये तो तय हो चुका है कि खेल काफी बड़ा था। तभी तो 2 साल बीत जाने पर भी कुलदीप सेंगर पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। उल्टा केस में जब पीड़िता के बयान दर्ज होने वाले थे, उससे पहले ही ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिसे पुलिस ने पहले हादसा माना, जबकि बाद में उसे साजिश कहा। आखिर पुलिस को इतनी देरी क्यों लगी? कहीं ऐसा तो नहीं खादी के आगे खाकी मजबूर हो गई? सियासी दल कोई भी हो, जब सत्ता साथ होती है तो नेता हमेशा निरंकुश हो जाते हैं। कार के पटखच्चे उड़ जाते हैं, नंबर प्लेट पर कालिक पुती होती है,
अंगरक्षक साथ नहीं होते। जी हां, इतना ही नहीं तो ये सियासत का सबसे क्रूरतम चेहरा लेकर हमेशा सामने आती रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये उन्नाव है। जनतंत्र की खातिर, लोकलाज की खातिर अगर सरकार जाग गई होती तो मुझे ऐसा लगता है सरकार पर कई आरोप नहीं होते। और इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल कि आखिर उस दुष्कर्म की पीड़िता के साथ ऐसा क्यों, और इसके साथ साथ जेल के भीतर बैठा वो विधायक अपनी कारगुजारी और मास्टरमाइंड होकर सारी चीजों को अंजाम देता रहा। इतना ही नहीं, परिवार खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं जागी? इसी पर होगा सवाल और इसी पर लेकर आया हूं मैं तमाम। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल, वो जवाब देंगे क्योंकि कटघरे के घेरे में कोई नहीं बल्कि सरकार है। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन हां, आज शहजाद मुझे लगता है वही कहेंगे जो सच होगा। आज झुकाव दिखाई नहीं देगा शहजाद। मेरे साथ दीपक पांडे बीएसपी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब भी हैं, जी हां, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी कौंध रहे होंगे और मेरे मन में भी कि आखिर सीबीआई जब आती है तो पर्दाफाश कितने जल्दी होगा, मामला इतना संगीन है, सीबीआई कई जांच कर चुकी है, ये सारी बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ अद्विता काला विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, वो भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथ एक मेहमान हैं, आशा देवी जी, जो कि निर्भया की माताराम हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल रोहित से शुरू करूंगा। रोहित, आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए, हम न्याय के साथ खड़े हैं, उस बेटी के साथ खड़े हैं और उस पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। और जिस तरीके से आपने पूरा, मैं जब देख रहा था मुझे लगता है कि तुरंत जैसे ही ध्यान में आया, अप्रैल 2018 को ही जो आप जिस आरोपी जो विधायक है उसके ऊपर उसको और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई को कोर्ट केस जो है वो ट्रांसफर किया गया और बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती गई। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार चाहती है कि 0% टॉलरेंस जो है क्राइम पे हो और उसी को ध्यान में रखते हुए किया और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, वो यही चाहती है और उसी के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरीके से जो रोहित एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा 2018 में आपने मामला दर्ज किया और सीबीआई को दे दिया। आपको पता है हाईकोर्ट की फटकार के बाद ये आपने किया था। देखिए, मुझे लगता है कि आपको हाईकोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ के सुनाओ, आपको वो हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाओ रोहित। देखिए, अगर उसके अंदर वो विधायक गिरफ्तार नहीं होता तो बात अलग थी। आज वो विधायक भी गिरफ्तार है। एक साल तक चार्जशीट पेश होने के बाद आप लोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मामला जांच चल रही थी, उसके बाद जब जांच सामने आई तो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, परिवार का था और जो क्या कहते हैं पीड़ित थी। रोहित, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाईकोर्ट क्या कहती है? अगर राज्य में पुलिस का आचरण ये है तो पीड़ित व्यक्ति किससे शिकायत करेगा? अगर ऐसा ही हो रहा है तो हमें अपने आदेश में ये लिखना होगा और मजबूर होना पड़ेगा कि राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं और कहीं ना कहीं तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए और उसके ऊपर सीबीआई को ट्रांसफर किया। और मैं तो ये बता रहा हूं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। आज वो गिरफ्तार है। बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। रोहित, गंभीरता को समझना भी चाहिए। पीड़िता के साथ है, आपने कहा पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन बताया, अभी उसकी क्या हालत है, देश जानना चाहता है। देखिए, वो तो डॉक्टर बताएंगे। मुझे लगता है कि आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मुझे लगता है डॉक्टर है, गंभीर उसकी स्थिति है, स्थिति गंभीर बनी हुई, हम सब जानते हैं। और भगवान इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये भी आप जानते हैं। जो बिल्कुल, तो उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही पार्टी? किसी को भी किसने कहा? बर्खास्त कर चुकी है पार्टी, निलंबित हुई है, बर्खास्त नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये बाइट दी है। दिनेश शर्मा जी, अगर जो मुख्यमंत्री, अगर उनके बयान सुना होता आपने तो मुझे लगता है मनीष जी आपको ध्यान में आ जाता। निलंबित और निष्कासित उसको पहले ही कहा जा चुका है। वो पार्टी का सदस्य नहीं है, पार्टी के अंदर नहीं है, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। और पहले ही कल ही दिनेश शर्मा जी ने उस चीज को क्लियर कर चुके हैं 29 तारीख को। स्वतंत्र देव सिंह की कल की बाइट है, मैंने क्या उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जब हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी, निलंबित, देखिए अध्यक्ष बड़ा होता है, संगठन किसके पास है? देखिए, आप इसको संगठन की उसमें गहराई में जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, जो सरकार जो आज चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने खुद कहा कि वो पार्टी की किसी भी तरीके से मुझे एक चीज बताइए, आप बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं पार्टी के। आज किसी अखबार में
ये खबर आई है क्या कि कल वो बर्खास्त हो गए? देखिए, मुझे लगता है इंडिया आज तक का जो अखबार की बात आज तक मैं वही कह रहा हूं। देखो, इंडिया टुडे जो है उसने छापा है, मैं आपको बता भी देता हूं, लिंक भी है, मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने छापा कि दिनेश सिंह जी ने बोला उनको पूरी तरीके बर्खास्त कर दिया। मीडिया को मुझे लगता है उसको भी दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आप ये पूरी शिद्दत से कह रहे हैं वो कि देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर अब बीजेपी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। रोहित, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, आप इस नेशनल चैनल पे कह दें कि कुलदीप सेंगर बर्खास्त कर दिए गए। लगता है दिनेश शर्मा जी का अगर आप बयान चलाएंगे तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री का क्या कहना है, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। शहजाद, बर्खास्त है या निलंबित है? देखिए, क्योंकि रोहित अधिकृत प्रवक्ता है तो उनकी बातों को ही हम लोग ऑफिशियली ले सकते हैं, पर सवाल वो नहीं है। सवाल आज ये है कि इस इशू पे बहुत सारी चीजें, ये मानता हूं मैं कि पिछली सरकारों का ऐसा चरित्र रहा है कि उन्होंने अतुल राय जैसे लोगों को संरक्षण दिया है, उन्होंने दद्दू प्रसाद जैसे लोगों को कैबिनेट में रखा, गायत्री प्रजापति को। आपसे गुजारिश है जी, देखिए, अतीत में जाने की बजाय वर्तमान पे बात करें। बिल्कुल, क्योंकि खबरिया चैनल है, आप खबरिया चैनल पे ये डिबेट चल रही है। वर्तमान, अतीत क्या था ये तो आप और मैं सब जानते हैं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। वर्तमान कितना खराब है? अगर एक विधायक हाथ में रिवॉल्वर लहराता हुआ दिखता है, पार्टी उसे बर्खास्त कर देती है। सेंगर के लिए इतनी देरी क्यों? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किस तरीके से न्याय मिल सके और न्याय की प्रक्रिया में क्या क्या होना चाहिए। कि जो न्याय मिलने के लिए शहजाद आप देखिए उसने किन कारगुजारियों को अंजाम दिया है, परिवार खत्म कर दिया। शहजाद, वो पीड़िता अपनी सांसें गिन रही है वेंटिलेटर पर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और आपका आक्रोश भी बिल्कुल जायज है, पर आज जरूरत है कि देखिए, सीबीआई की जांच ऑर्डर कर दी गई है। अब सीबीआई के हमारे साथ एक अधिकारी भी बैठे, वो बताएंगे कि क्या है, पर इससे भी ज्यादा अगर एक कदम, मैं तो चाहूंगा कि रोहित, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ले जाता है मामला और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, तो कल सुनवाई करेगी। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो तो मुझे नहीं लगता कि रोहित की सरकार को इससे कोई आपत्ति होगी। और मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी का ये सबसे बड़ा पैमाना होगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। शहजाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजाद, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार इतनी संजीदा थी तो सरकार खुद क्यों नहीं अदालत के पास गई कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो? सीबीआई कोर्ट में जज नदारत है कि सुनवाई केस की कैसे हो? नहीं, बिल्कुल आप इन चीजों को उठा सकते हैं, पर आप मुझे बताइए कि कोई भी सरकार अब बिना जांच पूरी किए कोर्ट तो नहीं जा सकती और कह सकती कि इसकी ऐसी हो जाए और वैसी हो जाए। चार्जशीट होने के बाद भी मुझे लगता है कि देखिए, अब क्या नहीं हुआ, आप कह रहे थे अतीत में ना जाए, अब क्या हो सकता है उस पर हम फोकस करें। कल सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी मॉनिटरिंग करती है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपत्ति होगी, क्योंकि अगर आपत्ति होती तो पहली बात तो ये यूपी सरकार खुद सीबीआई को नहीं सौंपती। जी, शहजाद, हम सीधा चलते हैं आशा देवी जी के पास। आशा जी, आपका स्वागत है। मैं आपके घावों को नहीं कुरेदना चाहूंगा, मैं आपके दर्द को जानता हूं, समझता हूं। जब पूरे आप दर्द सह रही थी उस वक्त देश आपके साथ खड़ा था। ये भी मसला कुल उसके आसपास दिखाई देता है। आप क्या कहेंगी जब आप ये पूरी बातों को देख रही हैं, सुन रही हैं, पढ़ रही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या नेता इतने खुल्लम खुल्ला हो गए कि वो जो मन में आता है वो कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गए। आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के साथ पूरा देश खड़ा था, आज भी मैं पर्सनली अपने को कहती हूँ मैं कि उस बच्ची के साथ खड़ा हूँ और मैं देश से अपील करती हूँ कि उस बच्ची के लिए खड़ा हो। लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर ये करना चाहती हूँ कि कल 1 साल से वो जेल में बंद है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल का एक बार में ये लिखा था कि सीबीआई ने 3 केस के लिए आरोप पत्र दायर की है, लेकिन जो आरोप के लिए वो बंद है, रेप और सामूहिक दुष्कर्म के लिए, वो आरोप पत्र अभी दाखिल नहीं हुआ है 1 साल से। आज आप कर रहे हैं कि 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसको इंसाफ मिलेगा। अरे आप क्या इंसाफ देंगे? अब तो उसको इंसाफ खुद वो जेल में बंद उस मुजरिम ने दे दिया। जनता का बनाया हुआ वो विधायक जनता ने चुन के बैठाया, आज वो इतना बलवान हो गया कि जेल में बैठे हुए पूरा परिवार खत्म करा दिया, सरकार से भी बड़ा हो गया, पुलिस प्रशासन से भी बड़ा हो गया।
आप कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, किसको इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा? रोहित, एक वो माँ जिसने दर्द सहा है वो पूछ रही है कि इंसाफ कैसे खत्म हो मिलेगा? गया, इंसाफ लड़की मिलेगा अगर आप मरने पे आ गई, तो आज कह रहे हैं कि देखिए- हम इंसाफ देंगे। देखिए, माँ का दर्द जो है बिल्कुल जायज है। जिस अब माँ मैं के ये ऊपर वो जिस पूछना बीती चाहती है, हूँ वो कि अभी आप सीबीआई के उसमें बैठे हैं, आप बताइए कि उसके खिलाफ रेप का आरोप का पत्र क्यों नहीं दाखिल हुआ अभी तक? देखिए, माँ का जो दर्द है वो बिल्कुल जायज है। मुझे लगता है सर उस पर आशा जी आप बने रहिए, मेरे साथ और भी ऐसे मेहमान हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हैं। देखिए, मोदी सरकार ने ही जब आप देखिए बलात्कार की बात करें तो 12 साल से छोटे अगर बच्चे के साथ बलात्कार होता है तो उसको फांसी की सजा मोदी सरकार ने, निर्भया फंड की बात हो, हम सारी महिलाओं को सम्मान देने के लिए चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा संजीदा है, सरकार बिल्कुल भी इसमें बख्शने वाली नहीं है। क्या उसमें कारण रहे? शायद यही सर तो मेरे साथ सवाल उठ बैठे रहा है कि ट्रिपल तलाक को लेकर आपने एक वर्ग की बेटी को तो खुश कर दिया, दूसरी बेटी कहा जाए? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, हर एक बेटी को न्याय मिलेगा। ये जो हमारी बेटी, जो हमारी बहन है, उसको भी न्याय मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी को भी ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी। के माध्यम से बताइए कि उसके खिलाफ रेप के आरोप पत्र क्यों नहीं सीबीआई लगाई है? रोहित, देखिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। रेप ही नहीं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी उनके ऊपर लगा है। 30 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 10 लोग जो है वो नामजद हैं और 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हत्या के अंदर शामिल होने के जिनके ऊपर आरोप है, उन लोगों के ऊपर है। तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ रेप ही नहीं, हत्या का मुकदमा भी उनके ऊपर होगा, तो उनको फांसी की सजा भी होगी। आप निश्चित रहिए। दीपक पांडे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो बीएसपी पर भी आंच लेकर पहुंचता है। ये कैसी सियासत? देखिए, बिल्कुल जो लोग ऐसे होते हैं, अगर पार्टी में होते हैं, आज उसी की एक मैं बात यहाँ खुल के बोलना चाहूंगा, आज उसी की देन है कि आप देख रहे होंगे कि ये पार्टियां थोड़ी आप सत्ता से बाहर है। अगर आचरण सही नहीं बीजेपी को दिया है तो आप अपना आचरण अगर नहीं सुधारेंगे तो आप में अंतर क्या रहा कि आपको नया सरकार लाने के लिए। आपको बता दो 2017 का मामला है, उस पीड़िता को आत्मदाह करने तक की नौबत आ गई, तब जाके उसको न्याय की कड़ी शुरू हुई मिलने के लिए। और आपको बता दो आज अगर उसे न्याय मिलता है, अगर मान लीजिए वो इतने क्रिटिकल पोजीशन पे, अगर उसे कुछ हो जाता है, बताइए न्याय किसको मिलेगा? दीपक जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके जो पूर्व के जो एलाय है अखिलेश यादव, जब गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगा था तो उन्होंने क्या किया? उनके साथ तो आप गठबंधन में थे। आपको बता दूं सबसे पहले वो में कितना फर्क है? बिल्कुल नहीं, उस समय भी हम विरोध किया। शहजाद भाई देखिए, मैं बता दूं आपसे पहले एक नाम और ऐड कर देता हूँ इससे पहले कि ऐसा मैंने सबसे पहले ही लाइन बोली कि जो उनकी गलतियां थी उसको दीपक जी, अतुल राय का नाम याद होगा आपको? अतुल राय को किस तरीके से सरेंडर कर दिया उसने। इसके बाद जेल बचाने में लगा, उनको कोई बचा नहीं रहा है, उनको कोई नहीं बचा रहा है। जिस तरह सेंगर को बचाया जा रहा है, उनको कोई नहीं बचा रहा ये है। शुरुआती राउंड है। मुझे रोहित और भी मेहमानों के पास जाना है। रोहित, आपको बता दें, वो जेल में अंतर क्या है? उनको कोई बचा नहीं मायावती रहा जी है। वो सरेंडर कर दिया था, उसको बचाने में मायावती जी लगी हुई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बचा रहे हैं। रोहित, प्रजापति गायत्री प्रजापति को लेकर आपके बड़े नेताओं के क्या बयान थे? मेरे पास ये पूरे लिखे हुए हैं मेरे पास। अब आप रुकिए, इस पे ना जाए, मुझे अतीत पे नहीं जाना है। सिंह साहब, अजीता मैं आपके पास भी आऊंगा, अजीता आपके पास भी आऊंगा। सिंह साहब, दीपक आप रुके। सिंह साहब, ये तमाम चीख पुकार जांच एजेंसियों में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कहीं ढिलाई बरती है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देखिए, जहां तक ये उन्नाव का मामला है, इस सच्चाई से हम दूर नहीं जा सकते कि प्रशासन के ओर से ढिलाई प्रारंभ से ही हुआ है। जैसे जब ये घटना हुई रेप का और ये खबर आया और उनके पिता को ये गिरफ्तार किया गया और जब वो कस्टडी में था, उस कस्टडी के दरमियान में उसकी हत्या की गई और केस भी रजिस्टर करने में काफी देर हुआ, विलंब हुआ। और हम लोग को शायद याद रखना चाहिए कि केस तभी रजिस्टर हुआ जब सीबीआई वहां गई और हाईकोर्ट का आदेश, जो फटकार आपने जो पढ़ के भी सुनाया, तभी 2-3 केस रजिस्टर हुआ। मर्डर का केस रजिस्टर हुआ और रेप का केस रजिस्टर हुआ। आप पूछ रही थी कि सीबीआई अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किया है। मैं ये कहना बतलाना चाहूंगा आपको नम्रता के साथ, सीबीआई चार्जशीट काफी पहले दाखिल कर चुकी है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। मामला 1 साल जुलाई 18 में सीबीआई ने इसमें चार्जशीट फाइल किया इस केस में और अभी तक 1 साल से ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला क्यों नहीं गया है,
ये सारे प्रश्न उठते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा था सस्पेंड हुआ, एक्सपेल हुआ, कहां है, लेकिन ये साक्षी महाराज जो वहां के सांसद हैं उनको टिकट दिया गया, ठीक है, टिकट दिया जा सकता है, और चुनाव के बाद वो वहां गए, धन्यवाद देने गए थे। धन्यवाद देने गए। और कल मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने बयान दिया, बाइट था कि वो बड़े यशस्वी नेता है, मैं उनका धन्यवाद देने गया हूं। तो यानी उनको महामंडित किया जा रहा था पार्टी के द्वारा। मैं हैरान हूं। तो किस तरह का संवाद जा रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन अब संतोष की बात है कि फिर सीबीआई वहां गई है, टीम पहुंच गया है, कल चार्ज ले लिया है, और उससे बड़े आश्वासन की यही बात है कि कल आपने जैसा कहा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ रहा है, और हो सकता है, मेरा अंदाज है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर भी करना न शुरू करे। तो ये अगर हो तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मामला फिर आगे पूरी जांच होगी, सारे बातों का पूरा अनुसंधान होगा, और यथाशीघ्र मामला अदालत में जाएगा, और जो भी, क्योंकि पहले के केस में और अभी जो एक्सीडेंट के केस में जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। यही साहब, इस डिबेट शो के पहले मेरे पास एक जानकारी आई है, और वो जानकारी ये है कि सीबीआई ने एक पूरी सूची मांगी है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर से कौन कौन मिलने जाता था। और मैं आपको अब ये जानकारी देना चाहता हूं, साक्षी महाराज को तो सब जानते हैं, लेकिन यूपी के मंत्री के दामाद, उनका नाम भी एफआईआर में है। रोहित, ये बताइए कि ये कब बर्खास्त होंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, किस किस की सिर्फ इतनी नहीं, किस किस से सेंगर से किस किस की बात हुई, ट्रक ड्राइवर की बात हुई, सारी कॉल डिटेल्स, जांच पूरी चल रही है। मैंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, और जांच पूरी होगी। सीबीआई जांच कर रही है, और बिल्कुल जो दोषी है उसको बिल्कुल बख्शा काम नहीं किया जाएगा। अरुण सिंह का क्या होगा रोहित? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी दोषी हैं उसके अंदर कोई तो एफआईआर में नाम आ गया, पार्टी को कह देना चाहिए कि निलंबित। मैंने क्या कहा, वो तो मैंने कहा देखिए, विधायक आज जेल में अंदर है, उसका भाई जेल के अंदर है। मैं तो कह रहा हूं जो भी दोषी होगा किसी को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। विधायक का भाई जेल में दिख रहा है और एक परिवार खत्म। देखिए, मैं तो कह रहा हूं उसको फांसी की सजा, जो भी दोषी हैं, जो भी अगर उसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अद्विता, आप इस सारी बहस को सुन रही थी, चर्चा में आप भी शामिल हैं। आपको लगता है सरकार की नीति और नीयत इस मामले को लेकर साफ है? देखिए, एक चीज तो साफ है कि ये जेल में तो पड़े हैं, अप्रैल 2018 से जेल में है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि किसी ने सरकार में उच्च स्तर पे तो नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, तो इनको कोई बेल नहीं। लेकिन वो जेल में रहते हुए धमकियां देते हैं। अद्विता जेल में रहते हुए वो धमकी देता है, जेल में रहते हुए वो लोगों को मरवा देता है। बिल्कुल वो अभी आरोप हैं, तो जब अभी आरोप ही है, पर बिल्कुल आप दूसरा भाग हुआ कि वो जेल में रहकर भी ये जो चीजें, ये जो घटनाक्रम जो हुआ है बहुत ही सस्पिशियस है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला को आगे बढ़कर ऐसा आरोप किसी पे लाना, और वो भी किसी शक्तिशाली बहुबली नेता पे लाना, बहुत ही बड़ी बात होती है। और एक के बाद एक जैसे उसके परिवार को खत्म किया जा रहा है कि खत्म हो गए हैं, उसके पिताजी से लेके उसके मासी के साथ जो हुआ है, ये उसी महिला के साथ नहीं हुआ। यहाँ देश की बहुत सारी महिलाएं भयभीत हो गई हैं कि हमें आज न्याय कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव मैसेज सब महिलाओं की तरफ गया है। तो मुझे लगता है कि आरोप हैं, अभी आरोप ही हैं, पर उनका बिल्कुल समाधान होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और एक और चीज, दो चीजें मुझे कहनी, एक तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जब आप बहुत ही ये शक्तिशाली लोगों के खिलाफ ऐसे आरोप लाते हैं, तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में इसकी हाजिरी की है। तो वो कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, और अभी तक क्यों नहीं है। और दूसरी चीज है, जब विधायक हो या पार्लियामेंटेरियन हो, जब उनपे ऐसे आरोप लगते हैं,
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो इन आरोपों को जल्द से जल्द इनकी जांच हो और इनकी केस चले और फिर अगर सजा देनी हो तो वो सजा मिले, क्योंकि ये लोग बहुत ही शक्तिशाली है। कुलदीप सिंह सेंगर एक ही पार्टी में नहीं रहे हैं, भाजपा में ये 2017 में आए हैं, ये सपा में रहे हैं, ये बसपा में रहे हैं, कोई कह रहा था वो ट्रक ड्राइवर सपा का लीडर है। इनके कॉन्टैक्ट्स हर पार्टी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हर जगह है और इन्होंने ये कॉन्टैक्ट्स जरूर ही इस्तेमाल किए होंगे क्योंकि ये 1 साल से ऊपर से जेल में बंद हैं। तो इसीलिए ये आई थिंक कुछ लॉ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि मुझे दुख होता है ये कहकर, पर हमारी पार्लियामेंट, हमारी विधानसभाओं में इतनी क्रिमिनलिटी है कि ऐसा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट रहना चाहिए इन विधायकों के लिए कि ये जो केस है इनके खिलाफ, इनको जल्द से जल्द इन पे डिसीजन आना चाहिए। आशा जी, क्या आप पीड़िता के न्याय मिले, उसको इंसाफ मिले, इस लड़ाई में आप किस तरह से शामिल होना चाहती हैं? मैं पूरे तरह से शामिल होना चाहती हूँ, जी जान से शामिल होना चाहती हूँ। जिस तरह से वो बच्ची के साथ घटना हुआ है, उसके परिवार के साथ हुआ है, ये पूरे दुनिया में मैसेज है, खासकर हमारे जैसे पीड़ित महिलाओं के लिए, पीड़ित माँ बाप के लिए। ये दबाने की कोशिश है कि अगर आवाज उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे। ये एक संदेश गया है। इस संदेश को अगर सरकार चाहे प्रशासन खारिज करना चाहता है तो जल्द से जल्द वो जो मुजरिम है उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि कल के पेपर में मैंने देखा है कि उसके खिलाफ आशा जी, आप मानवीय संवेदनाओं से भरी इस बहस में आप शामिल रहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शक्ति पर देश का सवाल जारी है और मेरे साथ वही पैनल जो ब्रेक के पहले था वो अभी भी जुड़ा है, लेकिन एक मेहमान, खास मेहमान जुड़ेंगे, केटीएस तुलसी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, उनसे भी बात होगी। आशा जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रही थी कि जो भी ये घटना हुई है, उस बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ है, 1 साल से केस दर्ज है, ट्रायल नहीं हुई है। आज जो ये घटना हुई है, ये कहीं न कहीं पीड़ित महिलाओं को, पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की गई है कि ऐसे मामलों में अगर ऐसे जो मुजरिम जेल में बंद है, जिसके खिलाफ रेप का आरोप है, तो ऐसे बड़े लोगों के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाएगी तो उस परिवार को ही खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत गलत संदेश गया है। आज हम कह रहे हैं कि नहीं, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे कब इंसाफ मिलेगा? निर्भया का केस 2012 में हुआ था, मैं तब से अब तक लगातार संघर्ष कर रही हूँ। आज भी वो मुजरिम जिंदा है, उनके खिलाफ सारे जितने धाराएं लगी थी सारी प्रूफ हो गई, आज भी वो जिंदा है। तो हम किस उम्मीद पे कह सकते हैं कि नहीं, उस जो बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है उसको इंसाफ मिलेगा? अब किस बात का इंसाफ मिलेगा जब वो खुद नहीं रहेगी? लेकिन बात यह है कि जिस तरह से जनता उसको चुन के बैठाई है, आज इतना उसको इंसाफ मिलेगा। अब किस बात का इंसाफ मिलेगा जब वो खुद नहीं रहेगी? लेकिन बात यह है कि जिस तरह से जनता उसको चुन के बैठाई है, आज इतना बड़ा वो आदमी हो गया कि जेल में बैठे बैठे पूरे इशारे पे उसके सब काम हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सब पार्टियों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने अपने मुद्दे से बाहर आए कि वो उनके राज में हुआ, उनके राज में हुआ। इस मुद्दे को उठाएं, उस बच्ची को, उस परिवार को इंसाफ मिले, देश के सारी आशा जी, आपने इच्छा जाहिर की है कि आप पीड़िता की मदद करना चाहती हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस में हो गया। आशा जी जो कह रही है उनकी सारी बिल्कुल करना चाहते हैं। किस तरह से मदद करना चाहती हैं, आप बताना चाहेंगी? के साथ हैं आशा जी, आप बताना चाहेंगी कैसी मदद आप करना चाहती हैं? सबको एकजुट होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से हटके इस पे काम करना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। पर इसमें विधायक जो बंद है वैसे लोगों को सबक मिलेगा। आज हर जगह महिलाएं कुचली जा रही हैं।
जी शहजाद, आप कुछ कह रहे हैं। आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं मनीष जी कि देखिए, सिर्फ अच्छी नीयत और अच्छी नीति होना काफी नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति कठोर से कठोर यहाँ पे बैठा हुआ, उनका क्रिटिक भी ये नहीं कह सकता कि योगी जी के लेवल पे बचाया जा रहा है या सरकार की नीति में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पर व्यवस्था। आप एक चीज कहिए, आप तो योगी जी को नहीं बचा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि गलती कहां है। सर एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं अब जैसे कि सीबीआई ने तो टाइम से चार्जशीट फाइल कर दिया, ये सीबीआई के अफसर ने हमें कहा है, पर कोर्ट ने 1 साल से संज्ञान लेते हुए ट्रायल नहीं स्टार्ट किया। अब कोर्ट याकूब मेमन के मामले पर रात को भी खुल जाती है हमारे देश में, पर एक सेकंड सर, पर इस मामले पे उतनी संजीदगी, तो व्यवस्था में कमी है। और खासकर जब एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है अपराधी और पीड़ित मामूली घर से होती है, तो ज्यादा ये व्यवस्था उसके पक्ष में काम करती नजर आती है, चाहे नीति और नियत टॉप एग्जीक्यूटिव की, चाहे योगी हो या कोई भी हो, उसकी अच्छी क्यों ना हो। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए अब काम होना चाहिए। व्यवस्था कौन सुधारेगी शहजाद? ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये सरकार का काम है, उस राज्य सरकार का काम। सुनिए ना सर, व्यवस्था ना 2 साल में 2017 से 2019 में बिगड़ी, ना व्यवस्था 2 साल में बनेगी। व्यवस्था सुधारना निरंतर का काम है, और इसलिए मैं रोहित से कह रहा हूं कि ये केस अपना घर तो ठीक कर लें शहजाद। आपका अपना नेता है, आपकी अपनी सरकार है, वो कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है, पुलिस कह देती है कारगुजारी। अच्छा मनीष जी, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड रोहित, आप मुझे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि कुलदीप सेंगर ने योगी को फोन लगा के कहा कि योगी जी मुझे इन लोगों को मरवाना है, मेरी मदद कीजिए? नहीं, आप एक सेकंड, नहीं, मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं इस तरह के काम होते हैं, योगी जी को नहीं कह रहा, आप समझिए। नहीं, ये विषयांतर भटक रहा है। आप ये बताइए, किसी से काम करवाने के लिए क्या रोहित चहल प्रधानमंत्री से कितने बार मिलते हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता है। नहीं, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री से आप कितने बार मिले रोहित? नहीं, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं वही कह रहा हूँ, रोहित पार्टी का पक्ष रखने आया प्रवक्ता है वो, इसके मायने ये नहीं कि कोई किसी से मिलकर ही करेगा। शहजाद भाई ने बिल्कुल सही बात कही, कोई किसी को बचा नहीं रहा है, और बिल्कुल योगी सरकार किसी को नहीं बचा रही। लेकिन एक और बात भी यहाँ पर बड़ी अद्विता जी ने जो बात कही, देखिए, जब जांच होगी तो हम एकदम ये नहीं कह सकते जो ट्रक था वो समाजवादी पार्टी के ही नेता का ट्रक था, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हर चीज की जांच होगी, और सीबीआई अपनी जांच कर रहा है, तो जो भी उसके अंदर दोषी होगा, किसी को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन हाँ, शहजाद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जो एक व्यवस्था है, उसके अंदर चेंजेस और समय के साथ करना भी पड़ेगा। शहजाद सिंह साहब, आपके सवाल पे जवाब भी देना लटके रहते हैं सिंह साहब। जैसा माँ ने भी कहा, एक और बात करूं सर, जैसे माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि माँ ने, लोअर कोर्ट ने उसको फांसी दे दी निर्भया के अंदर, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया, मामला कहीं ना कहीं लगता रहता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूं क्या? जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मेरा निवेदन ये होगा कि ऐसे घटनाओं का हम लोग राजनीतिकरण न करें। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा अपराध होगा। अब ये मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं एक प्रोफेशनल के तहत इस बात में जो भी कुछ बात कर रहा था। अब ये आप कहा जा रहा है कि योगी जी के तरफ से कुछ ढिलाई नहीं है। एज ए प्रोफेशनल मैं कहूंगा कि उनके तरफ से प्रारंभ में ही ढिलाई हुई है। मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा था। ये जब अभियोग आया रेप का, एक एमएलए, प्रभावशाली एमएलए के खिलाफ, या उसके पिता जो कि अपना गुजारिश देने लखनऊ आया, उसकी हत्या की गई, ये दोनों मामले के केस के रजिस्ट्रेशन में भारी विलंब हुआ। और जब सीबीआई वहां गई और हाईकोर्ट का फटकार पड़ा, जैसा आपने शुरू में कहा, ठीक कहा, तभी केस 2-3 केस रजिस्टर हुए और अनुसंधान ठीक से चला। नंबर 1, नंबर 2, 1 साल पहले सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, हम सभी जानते हैं कि जहां भी राजनीति के लोग जब जिसमें इन्वॉल्व है, जो केस इनके खिलाफ हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका ट्रायल चले। मैं जानना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण इस केस के लिए क्यों नहीं हुआ? कोर्ट ने क्यों नहीं किया? एक मिनट, कोर्ट ने क्यों बोलने तो दीजिए। मैं आपसे पूछा, आपको मैं आपसे पूछा, मैं आप ही देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल कोर्ट रोहित, आप जवाब दें। केटीएस तुलसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे कई सवाल उनसे भी है। रोहित, आप अपना जवाब 10 सेकंड। देखिए, मुझे सर ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, योगी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई के सौंपा, और उसके बाद वह विधायक गिरफ्तार हो। एक मिनट सुन लीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए
भाई बोलने दीजिए, राजनीति मत SIT करिए। होनी और कार्रवाई ऐसे गंभीर विषय पर कम से नहीं, कम गंभीर विषय पे आप 11 जून 2017 को पीड़ित ने सबसे पहले अचानक गायब हुई। उसके बाद जब वो 21 जून को 2017 को मिली, सबको मेरी बात तो सुन, नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरा ये कहना है, दीपक भी देश में जानते इसलिए हैं। बता रहा हूँ कि देखिए मनीष जी, नहीं इसलिए मैं बता रहा था कि देखिए पहले जब वो उसने अपनी कंप्लेंट दी तो 3 लोगों का नाम दिया, उसमें विधायक का नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसके ऊपर कार्रवाई करके उसके ऊपर गिरफ्तार किया गया। तो जैसे ही पीड़िता ने बताया उसके ऊपर विधायक के ऊपर कार्रवाई की गई। केटीएस तुलसी साहब, मानवीय संवेदनाओं से भरी चर्चा और बहस में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केटीएस साहब, आपसे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर जब बड़ी अदालतों में ऐसी चिट्ठियां जाती हैं तो ये चिट्ठियों का क्या होता है तुलसी साहब? आमतौर पे तो रजिस्ट्रार जनरल डिपेंड करता है कि किस तरह की चिट्ठी है। ऐसी चिट्ठी जो है ये तो मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लानी चाहिए इमीडिएटली। तुलसी साहब, ये चिट्ठियां, इट वॉज अ डिस्ट्रेस कॉल, इट वॉज अ कॉल। जी आप कहें, आप अपना जवाब पूरा करें तुलसी साहब। जी, ये आमतौर पे चीफ जस्टिस के सामने रखी जानी चाहिए ताकि जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। इसमें एको आ रहा है बहुत। तुलसी साहब, आपको लगता है ये चिट्ठी चीफ जस्टिस के संज्ञान में नहीं आई और इसके साथ साथ ये धूल खाती पड़ी रही? जी हाँ, यही है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर आ जाती चीफ जस्टिस साहब के सामने तो शायद ये 2 लोगों का कत्ल ना होता। तुलसी साहब, आपने देश में इस तरह के बड़े संगीन मामलों की पैरवी भी की है और आप इसके अपोज में भी रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये केस पे निडल ऑफ सस्पिशन जो है वो सीधा किसकी ओर जाता है? नीडल ऑफ सस्पेशन, मेरे पास सारे फैक्ट्स नहीं हैं, मगर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि मेरी तकरीबन 47 साल की प्रैक्टिस में इतना भयंकर केस नहीं आया जिसने आतंक फैला दिया हो कि पीड़ित के पिता को मार मार के मार दिया, पीड़ित की एफआईआर नहीं लिखी गई, हाई कोर्ट के कहने पे एफआईआर लिखी गई। हर स्टेज पे ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर एमएलए का पूरा दबाव था और पुलिस बिल्कुल उसके शिकंजे में थी। तो पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे जो हैं, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास आई है तो अब कम से कम ये उम्मीद तो रखते हैं कि ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी और इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। जी तुलसी साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आमतौर पे इस देश में एक नारा चला हुआ है, बेटी बचाओ। बेटी को इंसाफ कैसे मिले? अदालत में चिट्ठी जाती है, चिट्ठी संज्ञान नहीं ली जाती। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि क्या अदालत जो थी वो टीवी में देख रही है, अखबार पढ़ रही है, सुमोटो इसको एक्शन नहीं ले सकती थी अदालत? नहीं, मेरे विचार में तो मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं मालूम है, मगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ही एफआईआर लिखी गई थी। रेप की, मर्डर की एफआईआर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद लिखी गई। तो क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी इसको एंटरटेन किया था और इसमें डायरेक्शंस दिए थे, इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा अगर कोई भी उनके सामने ये मामला लाता। और यहाँ ये है कि हाई कोर्ट की नजर में भी नहीं आया अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट सुओमोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती थी। मगर मैं ये समझता हूं कि इतना भयानक आतंक जो फैलाया, ये ऐसा है कि कम से कम अगर उत्तर प्रदेश में इसकी ट्रायल होगी तो कोई भी गवाह अपने आप को सेफ नहीं समझेगा, सुरक्षित नहीं समझेगा
और कोई भी गवाह पुलिस के खिलाफ या एमएलए के खिलाफ बयान देने से डरेगा। इसलिए शायद इसकी अदालत की जो कार्रवाई है इसको यूपी के बाहर ले जाना चाहिए, तभी एक ये हो सकता है कि जो गवाह हैं वो निडर हो के सच्चा बयान दे सकें अदालत के सामने। तुलसी साहब, चीफ जस्टिस से जो आपका रजिस्ट्रार जनरल होते हैं सर्वोच्च अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे एक रिपोर्ट मांगी है। ये किस तरह की रिपोर्ट होती है आमतौर पर? ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे रिपोर्ट है कि किसने रिसीव किया चिट्ठी को, कहां रखी गई, चीफ जस्टिस साहब के सामने क्यों नहीं रखी गई। ये सारी बातें हैं जिनके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल जो कंसर्न्ड आदमी है उनसे बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करके चीफ जस्टिस साहब को देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है तुलसी साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत पाया गया तो उन पर चीफ जस्टिस कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी नेग्लिजेंस के साथ की वजह से ये कहा जा सकता है कि मौत हुई 2 लोगों की। अगर कोई एक्शन पहले ले लिया गया होता तो मौत नहीं होती, शायद नहीं होती। जी तुलसी साहब, एक और चीज आपने बड़ी अहम बात कही और इस बात को लेकर मांग भी की जा रही है कि जो मामले की सुनवाई है वो उत्तर प्रदेश से बाहर की जाए। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब मामले की गंभीरता को देखते हुए, मानवीय संवेदनाओं से भरे इस केस को हो सकता है कल ही ये फैसला दे दें? और उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि हम जरूर ऐसा कुछ करेंगे जो अपने आप में एक नजीर हो सकती है। ये ठीक है, हो सकता है, मगर सारे के सारे फैक्ट्स अभी अदालत के सामने आ गए हैं या नहीं, और अगर नहीं आए तो और टाइम देना पड़ेगा उनको। मगर ये है कि प्रोसीडिंग स्टे की जा सकती है उत्तर प्रदेश में। नहीं, लेकिन तुलसी साहब एक आखिरी सवाल आपसे। आखिरी सवाल ये कि कानून को लेकर फिल्में भी बनी हैं, अंधा कानून लेकर बात होती है। ये सारे मामले को देखते हुए आपको लगता है कि कहीं प्रशासन के साथ साथ नेताओं के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया, इसलिए कानून जो है हमेशा आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ये अंधा कानून कहलाया जाता है? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि जिस तरह के बयान डीजीपी साहब दे रहे हैं, या तो उनके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है या बिना इंफॉर्मेशन के अगर अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुलजमों को, तो बहुत दुख की बात है। जी सिंह साहब, आपने केटीएस तुलसी साहब को सुना, देश के वो नामचीन वकील जो हर तरह की पैरवी उन्होंने भी की है, डिफेंस में भी और प्रोसिक्यूशन में। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से यूपी पुलिस ने काम किया है, रोहित ने कहा कि योगी जी को फोन नहीं किया, योगी जी को फोन करके थोड़ी कहा कि संरक्षण दे। आपको लगता है पुलिस कैसे काम करती है, जरा बताइए, रोहित भी जाने कि आखिर पुलिस के काम करने का तौर तरीका क्या है? अब देखिए, पुलिस तो सरकार के अंदर होता है और यूपी का पुलिस भी यूपी सरकार या जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके मातहत में काम करता है। तो जो भी ढिलाई होगी उसे केवल पुलिस तक ही सीमित रखना उचित नहीं है। अगर ढिलाई हुई है तो सत्ता के जो सर्वोच्च स्थान पर है उनको भी जवाबदेही लेना होगा, विशेषकर इसलिए कि अभियुक्त एक एमएलए है, एक राजनीतिज्ञ है, जिसको कि धन्यवाद देने वहां के स्थानीय उसी पार्टी के एमएलए की वो बहुत ही यशस्वी पुलिस है। तो ये तो एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है ये सारा केस। राजनीति का अपराधीकरण, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल। सिंह साहब एक बात बताएं। सिंह साहब, फेलियर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सिंह साहब, एक बात जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि क्या हर मामले में सीएम का फोन करना जरूरी होता है किसी भी केस में, अगर कोई प्रोटेक्शन चाहिए राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एसपी, एक एसएचओ पर्याप्त है, लेकिन अगर ऊपर से कोई प्रभावित करने का कदम न उठाए, जिससे मंत्री मिलने जाए, सांसद मिलने जाए, अदरवाइज एक एसएचओ या फोन की जरूरत होगी क्या? काफी है
ये कार्रवाई करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। जी रोहित। और मैं तुलसी जी का इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हूं कि इस केस का ट्रायल, जो कि सुप्रीम कोर्ट कल फैसला कर सकता है, उसको यूपी के बाहर ले जाया जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, ताकि और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसका ट्रायल जल्दी कराया जाए। ये बहुत आवश्यक। निर्भया की माता श्री आशा देवी जी कुछ सवाल करना चाहती हैं। आशा जी, आपके अगर इस पैनल में मौजूद तमाम मेहमानों में से किसी से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। मेरा सवाल किसी से नहीं है, लेकिन जो तुलसी सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उस परिवार का, उस बच्ची का अगर बच गई तो कोई मदद करने नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं उनका सपोर्ट करती हूं कि ये केस बाहर लाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये इसकी ट्रायल हो, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ पूरे 1 साल में व्यवहार हुआ है, ये एक्सीडेंट डेड कराया गया है, उस परिवार के साथ कोई साथ देना नहीं चाहेगा, खासकर गवाह। तो ये केस बिल्कुल बाहर आनी चाहिए, इस पे ट्रायल बाहर होनी चाहिए। यूपी के अंदर तो अगर उसका कोई गवाह है, कोई वकील है, तो वो सुरक्षित नहीं है। तो मैं तुलसी साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत क्लियर बात कही है, क्योंकि अभी एक सर कह रहे थे कि हमारी व्यवस्था खराब है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि ये व्यवस्था को ठीक कौन करेगा? जनता तो सरकार को चुन के लाती है, विधायक चुन के लाती है, एमपी चुन के लाती है, सीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आखिर व्यवस्था कौन ठीक करेगा? व्यवस्था तो सरकार ठीक करेगी। तो इसलिए हर घटना पर अगर ऐसा मोड़ आता है तो सरकार पे उंगली उठती जी। अगर सारे काम अदालत को ही करने पड़े तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? जो कोर्ट की व्यवस्था है, व्यवस्था कौन ठीक करेगा? आज 7 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि कानून बनेगा, कानून सख्त होगा, लेकिन अब मैं आपको आज बता दूं कि हमारी केस सुप्रीम कोर्ट से निकल गई है, लेकिन मैं दिसंबर से पटियाला कोर्ट हाउस में अपील कर रखी हूँ कि उनको जल्द से जल्द जो भी सरकारी प्रोसीजर है उसका पूरा करके उनको डेट दी जाए फांसी की। लेकिन आज का डेट में मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि उनको कब फांसी मिलेगी। इस 6-7 महीने में मेरे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो इन 7 सालों में हजारों बच्चियां, हजारों महिलाएं मर गई, लेकिन क्या चाहिए हमारे प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए? आशा जी, यहाँ रोहित, शहजाद, तुलसी साहब, एनके सिंह साहब, सब लोग मौजूद हैं। वो लोग आपका जवाब देंगे। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, केटीएस तुलसी साहब कांग्रेस के बड़े लॉयर हैं, उनकी बातों से मैं गैर इत्तेफाक नहीं रखता, पर मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अब सर सिंह साहब ने एक बात बोली कि ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री ही कॉल करके संरक्षण दे, तो ये विरोधाभास है। इसका मतलब ये भी हो गया कि मुख्यमंत्री को पता हो कि ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है ना। अगर वो खुद कॉल करके नहीं बचा रहे, इसका मतलब कि ये नीचे के लेवल पे भी हो सकता है उनकी जानकारी के बिना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री या एक चीफ मिनिस्टर है जिसने बेटी बचाओ का नारा दिया है। उन्होंने क्यों दिया? ताकि व्यवस्था और समाज में भी बदलाव हो। वो चाहते तो वो सिर्फ सरकार बना के अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे, पर लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया ताकि हम सब में तब्दीली आए, कोर्ट से लेकर हर एक व्यक्ति में। तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि देख लो हो गया बेटी बचाओ। अरे सिस्टम एमएलए बचाओ कर रहा है, तो हमें सिस्टम कैसे बेटी बचाओ पे आए, उसको आने के बदले हम लोग ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ क्यों बोल दिया आपने? इंसाफ नहीं मिला, आप क्या बात करते हैं? मैडम, मेरा आपसे कोई, मैं आपसे ये नहीं कर रहा, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। नहीं, मैं कोई और बात कह रहा हूँ। नहीं देखते, योगी जी को नहीं पता चला कि 2017 जुलाई में हुआ था, और क्यों नहीं? लेकिन 8 महीने बाद आता है वो, 8 महीने बाद जेल में जाता। आप लोगों ने जिस तरीके से आरोपियों को बचाने का काम किया, यहाँ तो आरोपी जेल के अंदर है, सब गया जेल के अंदर है। इस जैसे विषय को राजनीति में दीपक, आईना देखोगे, आईने पर जमी धूल हटाओगे तो सियासत में कहीं ना कहीं चेहरा जो है वो धूमिल दिखाई देगा। एक लास्ट नहीं, मैं रोहित जी की पार्टी को डिफेंड करने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं दीपक जी को एक सेकंड रोहित,
दीपक जी, आपके पास योगी सरकार के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जो भी बातें हैं ये इस चैनल पे अभी दे दीजिए, हम अभी चलवाते हैं और रोहित को कटघरे में खड़ा करते हैं और योगी जी को पूरे अभी उनका इस्तीफा मान के चलिए दीजिए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ अभी दे दीजिए। चलिए कल कोर्ट मेरा रोहित से सवाल है, मेरा रोहित से सवाल है। अरे दीपक जी, आरोप लगाएंगे और चले जाएंगे। आरोप सरकार ने काम नहीं किया क्या? आज देखिए मनीष जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी सरकार ने तुरंत उस एमएलए रोहित, मेरा ट्रेस ट्रांसफर हुआ। एक मिनट देखिए रोहित, मेरा सवाल यही है कि क्या योगी के नाम को बदनाम करने के लिए बिल्कुल कोई लामबंद हो रहा है, बिल्कुल कोई खेमा सक्रिय है, और अगर है तो आप नाम बताइए कौन है? लगता है जनता देख रही है, खेमा तो लगा हुआ है। जिस तरीके से 0% टॉलरेंस, और शहजाद भाई ने बिल्कुल सही कहा, हमारी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देखिए लगातार चाहे वो कानून सख्त करने की बात हो, इतना ही नहीं, लेकिन शहजाद भाई ने बात बहुत ही अच्छी कही कि समाज के अंदर जो चीजें हैं, हमें उन लोगों की और जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर बदलाव लाने की भी जरूरत है, लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग अतुल राय जैसे को व्यक्ति को आप बताइए, उदाहरण तो आप ये बता दीजिए ना। अरे मैं तो बता रहा हूँ, आप सबसे बड़ी बात यह है, आजम खान जैसे व्यक्ति में मायावती आजम खान जब बोलता है तो उसके बाद मायावती ने एक शब्द भी बोला व्यक्ति में। आप बताइए, आजम खान जैसे व्यक्ति पर मायावती ने एक शब्द तक नहीं बोला, सबने बोला, ये सच्चाई दिखाती है। अरे दिक्कत यह है कि लेता नहीं, बहुत मानवीय संवेदनाओं पे बात हो रही है, यहाँ पर सियासत नहीं। शहजाद अब मुझे अपनी बहस से एक लाइन से, मैं बहन मायावती ने इस मुद्दे को उठाया, उनके साथ एक बात बोल दूं अद्वैता जी, एक ही लाइन अद्वैता, जस्ट वन लाइन। बहन मायावती ने इस मुद्दे को उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए। राजस्थान में 4 महीने में 40% रेप का इजाफा, और अलवर वगैरह उतनी ही घटनाएं, गंभीर घटनाएं हुई है, उसका जवाब ये कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं शहजाद, उसका जवाब कोई कुछ नहीं देंगे। बात यही हो रही थी कि सियासत आईना देखना चाहिए। नहीं, मुझे अब बहस को खत्म करना है। मुझे आप लोगों ने दिया हुआ उनको। दीपक, मुझे अब बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। मैं अब्रप्टली नहीं, आप रुकिए, मुझे अब मेरा साथ देना है, मुझे अब मेरा साथ देना है। अब आप लोग शांत हो, आपको सबने सुना, देखा तो वो सड़कों पर लाशें बिछाता रहा और पुलिस कातिल ढूंढती रही। तुमको भी है पता, मुझे भी है मालूम, आखिर वो कौन है। इस मानवीय संवेदनाओं से भरी बहस और चर्चा में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारी शक्ति को जरूर शक्ति देगा ईश्वर, ताकि वो उठ खड़ी हो और वो फिर से सीना चौड़ा कर ये केस को आगे बढ़ाए, लड़े, और उसके साथ सारी समाज की वो शक्तियां जुड़ जाएं। इसी सोच के साथ आज हम लेकर आए थे ये देश का सवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।